नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का अध्ययन करेंगे। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उपबंध किया गया है। इस तरह से संघ की कौन कौन सी सेवाएं और राज्य की कौन कौन सेवाएं, इसकी व्यापक व्यवस्था भाग 14 में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, संघ और राज्य के प्रशासनिक कार्य करने और विभिन्न योजना नीतियों को लागू करने के लिए लोक सेवक या नौकरशाहों की आवश्यकता होती है। क्या होता है? केंद्रीय सरकार को, संघ को और प्रांतों की सरकार को अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, बेहतर तरीके से नीतियां योजना बनाने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि यह विशेषज्ञ होते हैं, योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं। इस तरह से इन लोक सेवकों की आवश्यकता होती है। इस तरह से देखा जाए, लोक सेवक योग्य, अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं। ये योग्य होते हैं, अनुभवी होते हैं और विशेषज्ञ होते हैं। यह स्थायी और वेतनभोगी होते हैं। क्या होता है? राजनीति में नेता बदलते रहते हैं, मंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन लोक सेवक स्थायी और वेतनभोगी होते हैं। ये स्थायी बने रहते हैं, इसलिए अपने कार्य में मैच्योर हो जाते हैं, विशेषज्ञ हो जाते हैं। इसलिए लोक सेवक स्थायी, वेतनभोगी, कुशल, योग्य और अनुभवी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से लोक सेवकों के चयन की व्यवस्था चीन देश में की गई थी। सबसे पहले देखा जाए तो चीन देश में लोक सेवकों की व्यवस्था की गई थी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। अब भारत में देखा जाए, वस्तुतः लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 में की गई। इस समय जो हम यूपीएससी देख रहे हैं, इस यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। तब से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था। इस तरह से भारत में देखा जाए तो लोक सेवकों का महत्व ब्रिटिश शासन काल में भी स्वीकार किया गया था, क्योंकि यह स्थायी, वेतनभोगी, विशेषज्ञ होते थे, अपने कार्य में निपुण होते थे और नीतियां योजना बनाने में माहिर होते हैं। देखेंगे लोक सेवाओं का वर्गीकरण। भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण देखना है तो कौन कौन सी लोक सेवाएं और कौन सी नहीं है। तो देखेंगे मित्रों, अखिल भारतीय सेवा एक होती है, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें कौन सी आती हैं? अखिल भारतीय सेवा में एक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, एक आईपीएस और एक आईएफएस। इस तरह से तीन ये अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। प्रशासन सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा। अब केंद्रीय सेवा कौन सी है? इसमें आईआरएस आ जाती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस। इस तरह से ये सेवा केंद्रीय सेवाएं आ जाती है। केंद्रीय सेवाओं क्या है? इसके कर्मचारी केवल केंद्र सरकार को अपनी सेवाएं देते हैं। और अखिल भारतीय सेवा क्या होते हैं? वे केंद्र और राज्य दोनों को अपनी सेवाएं देते हैं। तीसरी होती है राज्य सेवा। ये राज्य सेवा क्या है? ये कर्मचारी अपनी सेवाएं राज्य सरकार को देते हैं। इसमें एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ, आरटीओ, अन्य प्रशासन अधिकारी आ जाते हैं। इस तरह से लोक सेवाओं का वर्गीकरण हम देखेंगे तो मुख्यतः ये तीन ही होती हैं, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। नेक्स्ट है, अब आर्टिकल 308, अनुच्छेद 308 में क्या है? निर्वाचन है। यह निर्वाचन क्या होता है कि इसमें जो व्यवस्था की गई है उसकी व्याख्याएं दी जाती हैं। तो देखेंगे, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का संविधान और विधियां जो संविधान में और विधियों में प्रावधान किया गया है लोक सेवाओं के लिए, जो उपबंध किया गया है उसकी व्याख्या और निर्णय कौन देता है? न्यायालय। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, इसका निर्वाचन करते हैं, व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 309। आर्टिकल 309 में क्या है? संसद और राज्य विधानमंडल को भर्ती और सेवा शर्तें बनाने की शक्ति।
क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, एक राज्यों का लोक सेवा आयोग होता है। तो इसके लिए विधि बनाने के लिए या नियम बनाने के लिए अधिकार किसको दिया गया है, संसद को और राज्य विधानमंडल को। संसद और राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल क्या करेगी, संसद और राज्य विधानमंडल इसके लिए कानून बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल संघ या राज्य के लिए लोक सेवा और पदों की भर्ती के लिए नियम और शर्तें बना सकते हैं। एक तो केंद्र के लिए संसद बना सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, केंद्रीय सेवाओं के लिए संसद कानून आती है। जो राज्य की सेवा होती हैं उनके लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। इसके अलावा क्या होता है, यदि संसद कोई कानून नहीं बनाती है तो राष्ट्रपति या निर्धारित व्यक्ति जब तक संसद विधि नहीं बनाती है तब तक नियम बनाने का अधिकार है। इस तरह से यदि संसद कानून नहीं बनाती है, पार्लियामेंट कानून नहीं बना रही है, तब तक राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल को अधिकार दिया गया है, यदि राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाता है तो इस तरह से ये भी नियम बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से राज्यपाल द्वारा संवैधानिक नियम मान्य होंगे। तो क्या है इसमें कि इसमें एक तो राष्ट्रपति एक संसद का बनाती है और एक विधानमंडल बनाता है, जैसे उत्तर प्रदेश विधानमंडल बना सकता है। यह दोनों नहीं बनाते तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति बना सकता है और राज्यपाल। इस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 309 के तहत, आर्टिकल 309 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि वह सेवा शर्तों के लिए नियम कानून बना सकती हैं, और नहीं बनाती हैं तब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति बना सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 310, संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि और कार्यकाल। जो संघ की और राज्य की सेवा करते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनकी पदावधि और कार्यकाल के बारे में विवरण अनुच्छेद 310 में दिया गया है। तो ये क्या होते हैं, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी कार्मिक, चाहे वह लोक सेवक हो या रक्षा सेवक, राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या होता है, जो अखिल भारतीय सेवक होते हैं, केंद्रीय सेवक होते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और जो राज्य के सेवक होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस तरह से संघ सरकार के कर्मचारी राष्ट्रपति और राज्य के कर्मचारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं। इस तरह से यदि इनके प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है, इनका आचरण गलत पाया जाता है, जिस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है उस कार्य को नहीं करते हैं या अन्य कार्य करते हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको पदमुक्त कर सकते हैं, सेवा मुक्त कर सकते हैं, सेवा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस तरह से देखा जाए, लेकिन कुछ मामले इसके अपवाद हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन हटाने का अधिकार संसद को है। इसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन इनको केवल और केवल संसद हटा सकती है। देन वी कैन से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूवल बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 324। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको भी भारत की संसद ही हटा सकती है विशेष बहुमत के द्वारा। ऐसी तरह से देखा जाए, संसद के सचिवालय के अधिकारी, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी, इनको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, इनको रक्षोपाय दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जो कैग होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, वह सरकारी धन का संरक्षक होता है, उसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, उसको केवल संसद ही हटा सकती है 2/3 विशेष बहुमत से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे
इन्हें राष्ट्रपति ने हटाकर संसद हटाती है। कौन हटाती है? संसद। राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रसाद पर्यंत शक्ति का प्रयोग मंत्रि परिषद की सलाह से या अनुच्छेद 309 के अधीन अधिनियमों या प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इस तरह से कुछ अधिकारियों को रक्षोपाय दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल अन्य को हटा सकते हैं। इस तरह से आईएएस सेवक को सेवा मुक्त करना है तो बर्खास्त करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन तत्काल समय सस्पेंड करना है तो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 311। एक क्या है अनुच्छेद 311 में? संघ और राज्य के अधीन लोक सेवा में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना और पद से अवनत किया जाना। जो लोक सेवा में संघ और राज्य यूपीएससी और स्टेट पीएससी में सेवक होते हैं उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें क्या है? इसमें लोक सेवा को संरक्षण दिया गया है। लोक सेवा को पहले कहा गया था उस वाले पार्ट में कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करते हैं, लेकिन इसमें कुछ संरक्षण दिया गया। कैसे? कोई भी लोक सेवक नियुक्त किए जाने के बाद प्राधिकारी अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाएगा। इसका अर्थ है कि आईएएस होता है उसको एक एसडीएम नहीं हटा सकता, क्योंकि एक एसडीएम होता है वह अधीनस्थ होता है, राज्य सरकार का होता है। इसी तरह से देखा जाए प्रधानाध्यापक को एक सहायक अध्यापक पदमुक्त नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह देखेंगे अधीनस्थ उसको नहीं हटा सकता है। किसी भी लोक सेवा के विरुद्ध कोई पद हटाए जाने का या पदावनत किए जाने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाए और उसे सुनवाई करने का उचित अवसर दिया जाए। यदि किसी अधिकारी को पदमुक्त करना है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र में हो, तो सबसे पहले उसके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए उसका परीक्षण किया जाता है। यदि सत्य पाए जाते तभी हटाया जा सकता है, और जिसके विरुद्ध आरोपित बनाया गया है उसको भी बुलाया जाता है, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, उचित अवसर मांगा जाता है। भाई आप स्पष्टीकरण दें, आपके खिलाफ जांच चाहिए। इस तरह से इसको कुछ रक्षोपाय भी दिए गए हैं। लोक सेवकों को कुछ रक्षोपाय दिए गए, कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट है, इस प्रकार प्रसाद पर्यंत पर अंकुश लगाया गया है। प्रसाद पर्यंत होते हैं उस पर कुछ अंकुश लगाया गया है। सिविल सेवक को ही संवैधानिक रक्षोपाय दिए गए। इसलिए जो सिविल सर्वेंट होते हैं उसी को रक्षोपाय दिए गए। सेना में अधिकारियों को अवसर नहीं दिया गया है। सेना को इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं है सेना के अधिकारियों को। उसी प्रकार जो प्रशासन के सिविल पक्ष में नियुक्त या नियोजन प्राप्त करता है वह राज्य सरकार के सिविल सेवा के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, सिविल पद धारण करने वाले सदस्यों को संवैधानिक रक्षोपाय दिए गए। क्या होता है? जो यूपीएससी है या स्टेट पीएससी है, इसमें जो कर्मचारी हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया है। इनको राष्ट्रपति या राज्यपाल हटा सकते हैं, लेकिन कब? न्यायालय की जांच के बाद। सबसे पहले न्यायालय जांच करेगा, और न्यायालय जांच करेगा। यदि न्यायालय जांच करने के बाद इनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि देता है, प्रतिकूल रिपोर्ट देता है, तभी हटाया जा सकता है। इस तरह से इनको रक्षोपाय दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312, तो आर्टिकल 312 क्या है? इसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? एक आईएएस प्रशासन वाली, आईपीएस पुलिस वाली और आईएफएस वन वाली, ये अखिल भारतीय सेवाएं। तो क्या है? संघ और राज्य दोनों ही ये सेवा करते हैं। अखिल भारतीय सेवक होते हैं जो केंद्र में और राज्य दोनों जगह ही अपनी सेवाएं देते हैं। अखिल भारतीय सेवक केंद्र को और राज्य को दोनों को ही अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन जो राज्य सेवक होते हैं वह अपनी सेवाएं केवल राज्य में ही देते हैं। इस तरह देखा जाए
केंद्रीय सेवक केवल केंद्र को ही सेवा देते हैं, राज्य सेवक केवल राज्य को, और अखिल भारतीय सेवक होते हैं वो केंद्र राज्य दोनों को सेवा देते हैं। जैसे देखा जाए आईएएस अधिकारी प्रदेश स्तर पर आईएएस अधिकारी होता है, आईएएस का चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन सेवा कहां देता है? राज्य में, ये जिलाधिकारी बनता है। इसी तरह से मुख्य विकास अधिकारी बनता है, सचिवालय के सचिव के रूप में काम करता है। इसी तरह से आईपीएस जिला में कप्तान बनते हैं। तो इस तरह से अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं? इनका चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है, लेकिन सेवाएं ये प्रांतों में देते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट सचिव भी यही बनते हैं। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है। यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे 2/3 मेजोरिटी से तो नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है। वर्तमान में आवश्यकता देते हुए वर्तमान में देखा जाए तो भारत में न्यायिक सेवा की आवश्यकता है। इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस, न्यायपालिका बार बार प्रश्न उठते रहते हैं। कोलेजियम की सिफारिश पर, कोलेजियम होता है न्यायाधीशों का मंडल, उसकी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। तो क्यों न नई अखिल न्यायिक सेवा बनाई जाए? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाई जाएगी तो इससे न्यायाधीशों का चयन किया जा सकेगा और इसी के प्रमोट करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। इस तरह से अखिल भारतीय शिक्षा सेवा भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 312 का। इसमें क्या है? कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन संसद का अधिकार। कुछ अधिकारी होते हैं उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेवा शर्तों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 313। ये क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन उपबंध की व्यवस्था की गई है। जब संसद और राज्य विधानमंडल कोई कानून या संशोधन नहीं करती तब तक यह संवैधानिक उपबंध लागू रहेगा। इस तरह से जो भाग 14 में ये प्रावधान किए गए हैं, यदि संसद कोई नया कानून नहीं बनाती है या कोई बदलाव नहीं करती है तब तक यही उपबंध लागू बना रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 314। वेतनमान, सेवा शर्तें, पेंशन, अवकाश, अनुशासन, ये समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या था कि पहले जो ब्रिटिश शासनकाल के अधिकारी थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया था, तो 1972 से हटा दिया गया। स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश शासन प्रणाली के 1000 से अधिक आईसीएस अधिकारी थे, तो उसमें क्या है, उनमें आधे भारतीय थे और कुछ ब्रिटिश मूल के थे, तो उनको कुछ सुविधाएं देने का वादा किया गया था। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं उसका उपबंध भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक किया गया है, उसका कुछ प्रावधान में पढ़ेंगे। बाद में हम अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।